ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी सोसाइटी में फैल गई कि सुमन के पैर भारी हैं। और इसी के साथ कल तक जो सुमन पूरी सोसाइटी की औरतों में सहानुभूति और स्नेह की पात्र बनी हुई थी, अचानक ही एक उल्टा औरत में तब्दील होकर रह गई थी। और होती भी क्यों ना, अभी 1.5 साल भी तो नहीं हुए थे उसके पति को गुजरे। उसका यह लक्षण उभर कर सामने आ गया था जब महिलाओं में तेरे मेरे पुराण के बीच सुमन पुराण ने जगह ले ली थी। एक कहती, देखिए तो बहन जी, इस सुमन को कैसी घाघ निकली कुलक्षणी। पति का साथ छूटा नहीं कि पता नहीं किसके साथ टाका भिड़ा लिया। हाँ वही तो, बाप रे, कैसी सती सावित्री बनी फिरती थी और निकली ऐसी घाघ। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं मेरे उन पर भी डोरे ना डाल दे यह। अरे छोड़िए, ऐसे कैसे डोरे डाल देगी। मैं तो जब तक चिंटू के पापा घर में होते हैं हमेशा सुमन के सिर पर सवार रहती हूँ। क्या मजाल कि वह उनके पास से भी गुजर जाए। पर बहन जी, एक बात समझ में नहीं आती, सुबह से रात तक तो सुमन सोसाइटी के ही घरों में काम करती रहती है, फिर जो पाप वो अपने पेट में लिए घूम रही है वह तो सोसाइटी के किसी आदमी का ही होगा ना। हाँ हो भी सकता है, पर बदजात बतादी भी तो नहीं। जी तो कहता है कि अभी उसे घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं, पर मजबूरी है कि घर का काम कौन करेगा। हाँ बहन जी, मैं भी पूछ पूछ कर हार गई हूँ उससे, पर बताती ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि जैसे ही मुझे कोई दूसरी बाई मिल जाएगी, इसकी छुट्टियाँ पकड़कर इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। सच बात तो ये थी कि सोसाइटी की किसी भी महिला ने उस आदमी का नाम उगलवाने के लिए सुमन पर कुछ खास दबाव नहीं डाला था। शायद ये सोचकर कि कहीं उसने उसके पति का नाम ले लिया तो। मगर नौकर या नौकरानी का उस शहर में मिल पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मजबूर होकर सुमन को ही उन्हें झेलना था। और झेलना भी ऐसे नहीं, बल्कि सोते जागते सुमन के खूबसूरत चेहरे में अपनी अपनी सौत को महसूसते हुए। मसलन जिन 5 घरों में सुमन रोज काम किया करती थी, उन सारी औरतों के मन में यह शंका तो घर कर गई थी कि कहीं सुमन ने उनके ही पति को तो नहीं फांस रखा है। फिर तो रोज ही सुबह शाम वे अपने अपने पतियों को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। आप किसी दूसरी नौकरानी का इंतज़ाम नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है आप चाहते ही नहीं कि सुमन इस घर से जाए। क्यों, मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा। कहा ना, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखो, रोज रोज की ये किचकिच मुझे पसंद नहीं। साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्या मैं ही किचकिच करती हूँ और यह सुमन कैसे हमें मुंह चिढ़ाती सीना ताने कॉलोनी में घूम रही है, उसका कुछ नहीं। आप मर्दों में से ही तो किसी के साथ उसका इस प्रकार रोज का ही किस्सा होकर रह गया था उन घरों का जिनमें सुमन काम किया करती थी। आखिर उस दिन ये सारी किचकिच समाप्त हो गई जब औरतों ने खुद ही एक दूसरी नौकरानी तलाश ली। फिर तो ना कोई पूर्व सूचना ना मुआवजा, सीधे उसी पल से निकाल बाहर किया था सभी ने सुमन को। बेचारी सुमन रोती गिड़गिड़ाती रह गई थी, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई थी। कुछ दिन तक तो सुमन का गुजारा कमाकर बचाए गए रुपयों से होता रहा, पर जब पास की उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तब सोसाइटी के दरवाजे दरवाजे घूमकर पेट पालने लगी थी। इसी तरह दिन कटते रहे थे उसके, और जब वक्त पूरा हुआ तो सरकारी अस्पताल में जाकर सुमन भर्ती हो गई थी। उस सोसाइटी में कुछ ऐसे भी घर थे जिन्होंने अपने यहाँ नियमित नौकर रखे हुए थे। उन्हीं में से एक घर सुरेश बाबू का था, जहाँ जया नाम की एक 12 वर्ष की बच्ची काम करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही जया को उसके पापा आकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। घर का झाड़ू पोछा बर्तन व कपड़े धोने आदि का काम अकेले अब सुषमा जी से कैसे हो पाता। सो अब उनके घर में भी नौकर या नौकरानी की तलाश शुरू हो गई। सुषमा की बेटी तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह घर के किसी भी काम में माँ का हाथ बटा सकती। सो 2 ही महीनों में घर गंदा दिखने लग गया था। जब सुबह सुबह ड्राइंग रूम की गंदगी सुरेश बाबू से देखी नहीं गई तो उन्होंने खुद ही झाड़ू उठा ली। ये देखकर सुषमा बुरी तरह अपनी बेटी पर चिल्ला उठी थी, छी शर्म नहीं आती तुझे, तेरे पापा झाड़ू लगा रहे हैं और तुम बोल तो ऐसे रही हैं मम्मी
कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अगर यही सब कराना था तो मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? बचपन में ही झाड़ू थमा देती हाथ में। अभी बात और भी आगे बढ़ती कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अरे देखो तो कौन है? सुरेश बाबू ने कहा। दरवाज़ा खोला तो सामने गोद में नवजात बच्चे को लेकर सुमन खड़ी थी। उसे देखकर मन और भी खट्टा हो गया था सुषमा का। बोली, तू तू क्यों आई है यहाँ? सुमन गिड़गिड़ा उठी थी। कल से एक दाना भी पेट में नहीं गया है मालकिन। छाती से दूध भी नहीं उतर रहा। मैं तो भूखी रह लूँगी, पर इसके लिए थोड़ा दूध दे देती तो। सुषमा अभी उसे दुत्कारने की सोच ही रही थी कि तभी घर के ढेर सारे काम आंखों में नाच उठे थे। फिर तो उनके मन की सारी खटास क्षण भर में ही धुल गई थी। बोल पड़ी, जो किया है तूने उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर देती हूँ दूध, बच्चे को पिला दे। रात की रोटी पड़ी है, तू भी खा ले। और हाँ, घर की थोड़ी साफ सफाई कर देगी तो दिन का खाना भी खा लेना। बोल, कर देगी? चेहरा खिल उठा था सुमन का। थोड़ी ही देर में घर को झाड़ पोंछ कर चमका दिया था उसने। बर्तन मांज धोकर रसोई में सजा दिए थे। यानी चंद ही घंटों में सुषमा जी का मन जीत लिया था उसने। शाम को सुमन जब वहाँ से जाने लगी तो सुषमा उसे टोक कर बोली थी, वैसे तो तुझ जैसी औरत को कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा, पर मैं तुझे एक अवसर देना चाहती हूँ। मन हो तो मेरे यहाँ काम शुरू कर दे। 200 रुपये महीना दूंगी, खाना और तेरे बच्चे को दूध भी। इतना सुनना था कि सुमन सीधे सुषमा जी के पैरों पर ही झुक गई थी। इस प्रकार पूरी सोसाइटी में कुलक्षणी के नाम से मशहूर सुमन को सुषमा जी के घर में काम मिल ही गई। इसके लिए सुषमा जी को सोसाइटी की औरतों के कटाक्ष भी झेलने पड़े थे, पर ज़रूरत के समय गधे को भी बाप कही जाने वाली कहावत का ज्ञान सुषमा जी को था। सुमन के घर में काम पर आने से सुरेश बाबू की गृहस्थी की गाड़ी फिर से पहले की तरह चलने लग गई थी। लेकिन सुमन का आना उनके हक में शुभ नहीं हुआ था। जब तक सुरेश बाबू घर में होते, अपनी पत्नी यहाँ तक कि बेटी की नज़रों में भी संदिग्ध बने रहते। धीरे धीरे हालात ऐसे होते गए थे सुरेश बाबू के कि दिन भर में पता नहीं कितनी बार सुमन को लेकर कभी पत्नी की तो कभी बेटी की झिड़की उन्हें खानी पड़ जाती थी। आखिर एक दिन अपने बेडरूम में एकांत में सुषमा से पूछ ही दिया उन्होंने, मैं चरित्रहीन हूँ क्या कि जब से यह सुमन आई है तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? सुमन के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप ही बताइए, जिन घरों में सुमन काम किया करती थी उन घर के आदमी कहीं से बचलन दिखते हैं? नहीं ना। पर सुमन का संबंध उनमें से ही किसी न किसी से तो रहा ही होगा। मैं उस मर्द को भी दोष नहीं देती। असल में सुमन है ही इतनी सुंदर कि उसे देखकर किसी भी मर्द का मन डोल जाए। इसलिए आपको थोड़ा सचेत करती रहती हूँ। खैर, आपको बुरा लगता है तो अब से ऐसा नहीं करूँगी, पर आप खुद ही उससे थोड़ी दूरी बनाकर रहा कीजिए। सुमन को सुरेश बाबू के घर में काम करते हुए लगभग 1 साल हो आया था। इस बीच सुमन ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की थी। तभी एक दिन उसे रमेश से पता चला कि उसकी माँ गांव में बीमार है। माँ का हाल सुन सुमन की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ के पास जाने के लिए उसका मन मचल उठा था, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आ गया था। बच्चे के बारे में क्या कहेगी वह? समाज के लोग तो पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। फिर मन में आया कि जब तक माँ के पास रहेगी घर से निकलेगी ही नहीं। रही बात माँ की तो उसे वह समझा ही लेगी। वैसे भी कौन सा उसे ज़िंदगी बिताने जाना है गांव। सारा कुछ ऊंच नीच सोचने के बाद सुषमा से सप्ताह भर की छुट्टी की बात की थी उसने। क्या 1 सप्ताह? अभी आगे कुछ सुषमा जी बोलती कि बेटी ने अपनी माँ को टोक दिया, मम्मी ज़रा इधर तो आइए। फिर पता नहीं उनके कान में क्या समझाया था उसने कि उसके पास से लौटकर सहर्ष सुमन को गांव जाने की परमिशन दे दी थी उन्होंने। सुमन के जाने के बाद सुषमा जी अपने पति से बोली थी, सुमन 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जा रही है। अगर आप कहे तो हम लोग भी इस बीच आगरा घूम आए। काफ़ी दिन हो गए माँ बाबूजी को देखे। देखो, मैं तो नहीं जा सकूँगा, यहाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम है। चाहो तो तुम बेटी के साथ हो आओ, सुरेश बाबू बोले थे। फिर तो रात की ट्रेन से ही सुषमा जी अपनी बेटी के साथ आगरा के लिए प्रस्थान कर गई थी। सुषमा जी को अभी गए दूसरा ही दिन था कि अचानक ही रात में
सुरेश बाबू को बुखार, खांसी और सिर दर्द ने आकर दबोचा। सारी रात बुखार में वो तपते रहे थे। सुबह भी बुखार ज्यों का त्यों बना रहा था। चाय की तलब जोरों की लग रही थी, पर उठकर चाय बना पाने का साहस उनमें नहीं था। वे हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठने को ही हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने सुमन खड़ी थी। उसे देखकर वह चौंक पड़े थे। अभी वह कुछ पूछते कि सुमन ही बोल पड़ी, साहब, जब मैं गांव पहुंची तो माँ एकदम ठीक हो गई थी। फिर वहां रुककर क्या करती? यहाँ मालकिन को परेशानी होती होगी ना, इसलिए मैं लौट आई। पर यहाँ तो कोई नहीं है, सभी आगरा। एक बारगी जोरों की खांसी उठी और वे खांसते खांसते सोफे पर बैठ गए। उन्हें उस हाल में देखकर सुमन पूछ बैठी, तबीयत तो ठीक है ना साहब? खांसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वे बोले थे, देखना, कल रात से ही बुखार है, खांसी और सिर दर्द भी है। इतना सुनना था कि सुमन ने आगे बढ़कर उनके माथे पर अपनी हथेली टिका दी। फिर चौंकती हुई बोल पड़ी, बुखार तो काफ़ी है साहब, कुछ दवा वगैरह ली आपने? जवाब में सिर्फ इतना बोल पाए, सुरेश बाबू, एक कप चाय बना देगी? फिर तो चाय क्या, पूरी उनकी सेवा में जुट गई थी सुमन। सुरेश बाबू ने फ़ोन करके डॉक्टर को बुलवा लिया था। डॉक्टर ने जो जो दवाइयाँ लिखी थी सुमन खुद भाग कर ले आई। डॉक्टर की सलाह के अनुसार सुरेश बाबू के माथे पर वो अपने हाथों से ठंडे पानी की पट्टी भी रखती रही। खुद का खाना पीना तो भूल गई, अपने बच्चे को भी दूध तभी पिलाती जब वो भूख से रोने लगता। इस प्रकार 2 ही दिनों में उसकी देखभाल से सुरेश बाबू काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। इस बीच सुमन ने उन्हें कुछ अलग ढंग से भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। एक तो घर का एकांत, फिर सुमन जैसी खूबसूरत और चरित्रहीन स्त्री की निकटता। उसको प्राप्त करने के लिए सुरेश बाबू का भी मन डोल उठा था। रात को घर का सारा काम निपटाने के बाद सुमन सुरेश बाबू के पास जाकर बोली, अब मैं जाती हूँ साहब, मालकिन तो बुधवार की रात को ही आएंगी, मैं गुरुवार की सुबह आ जाऊंगी। आपकी तबीयत भी अब ठीक ही है। जवाब में सुरेश बाबू बोल पड़े थे, अरे कहाँ, आज तो तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब है। जी? चौंक कर सुमन ने अपनी हथेली उनके माथे पर टिका दी थी। फिर बोली थी ना, कहाँ है बुखार? अभी वह उनके माथे से अपनी हथेली हटाती कि एक झपट्टे के साथ उसकी कलाई पकड़कर सुरेश बाबू बोल पड़े थे, तू भी कमाल की है, अंदर का बुखार कहीं ऊपर से पता चलता है। सुमन समझ गई थी कि अब उसके मालिक पर कौन सा बुखार सवार है। चेहरे पर उनके प्रति घिन्न सी उभर आई थी। एक झटके से उसने अपना हाथ उनकी पकड़ से आज़ाद कराती हुई सुमन बोल पड़ी थी, छी साहब, आप भी, आप मर्दों के लिए तो औरत भले अपनी जान ही क्यों ना दे दे, पर आपके लिए वह मांस के टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं। इसके साथ ही अपने बच्चे को उठाकर वह तेजी से बाहर निकल गई थी। गुरुवार की सुबह सुमन जल्दी जल्दी तैयार होकर सुरेश बाबू के यहाँ पहुँच गई। सुषमा की नज़र उस पर पड़ी तो दांत पीसती हुई बोल पड़ी थी, आ गई मैडम? अरे तुझ जैसी औरत पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। सुमन समझ तो गई थी कि मालकिन क्यों उस पर गुस्सा हो रही हैं, फिर भी पूछ बैठी थी, मुझसे कोई गलती हो गई मालकिन? अरे बेशरम, गलती पूछती है? अब बर्बाद करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। माँ बीमार है, छुट्टी चाहिए। माँ सचमुच बीमार थी मालकिन, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो वो ठीक हो चुकी थी। वहाँ रुकने से कोई फ़ायदा तो था नहीं। मन में यह भी था कि यहाँ आपको परेशानी हो रही होगी, इसलिए चली आई। यहाँ आकर देखा तो साहब बहुत बीमार थे, आप लोग भी नहीं थे यहाँ। बस मौका मिल गया ना तुझे मर्द पटाने का। यह क्या बोल रही हैं मालकिन, मैं तो लौट ही जाती, पर साहब को उसके उस हालत में छोड़ना ठीक नहीं लगा। साहब को कुछ हो जाता तो? चुप चुप बेशरम, बोल तो ऐसे रही है जैसे वह साहब ना हुए कुछ और हो गए तेरे। अरे बच्चात, यह भी नहीं सोचा तूने कि किस घर में सेंध मार रही है? पर तू भला क्यों सोचेगी? अगर यही सोचा होता तो शहर क्यों भटकना पड़ता तुझे? अरे पति मेरे हैं, जो होता मैं देखती आकर। पर बस बस मालकिन बस, आखिर सुमन के धैर्य का बांध टूट ही गया। अगर साहब को कुछ हो गया होता तो क्या कर लेती आप आकर? अरे पति का दर्द क्या होता है ये आप क्या समझेंगी? आपके माथे पर तो सिंदूर चमक रहा है ना। मुझसे पूछिए कि
पति के बिना औरत की ज़िंदगी क्या होती है। आपने मुझे कैसी कैसी गालियाँ नहीं दी, इसलिए ना कि आज मेरे पति का हाथ मेरे सिर पर नहीं है। आज वह जिंदा होता तब अगर छिपकर मैं किसी गैर से भी यह बच्चा पैदा कर लेती तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता। यह जिसे पूरी सोसाइटी वाले मेरा पाप समझते हैं, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हम औरतें तो होती ही हैं कमज़ोर। बताइए, आप ही बताइए मालकिन, कोई गैर मर्द यानी किसी औरत की इज्जत जबरन लूट ले तो उल्टा वह मर्द हुआ या औरत हुई। पर नहीं, हमारे समाज में तो गलत सिर्फ औरत होती है। खैर, मर्द लोग औरत को जो समझते हैं सो तो समझते ही हैं, पर दुख तो इस बात का है कि औरतें भी औरतों का दुख नहीं समझती। अच्छा मालकिन, गलती माफ़ कीजिएगा मेरी। मैं समझ गई कि मेरा दाना पानी यहाँ से भी उठ गया। पर मालकिन, मैंने तो अपना धर्म निभाया है, अब ऊपर वाला जो सज़ा दे। बोलते बोलते सुमन फपक पड़ी थी। सुषमा जी मौन सुमन की एक एक बात सुनती रही थी। उन्हें भी लगने लगा था कि सुमन कुछ गलत नहीं कह रही है। तभी सुमन फिर बोली, अच्छा तो मालकिन मैं जाती हूँ, कहा सुना माफ़ कीजिएगा। अभी जाने के लिए सुमन पलटने को ही थी कि सुषमा जी बोल पड़ी, हेठी तो देखो ज़रा, थोड़ा रहन सहन और चाल चलन के लिए टोक क्या दिया। लगी बोरिया बिस्तर समेटने। मैंने तुझसे जाने के लिए तो नहीं कहा है। सुमन की आंखें सुषमा जी पर टिक गई थी। सुषमा जी फिर से बोल पड़ी, देख मैं भी औरत हूँ, औरत के दुख को समझती हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहा है ना कि अकेले मर्द के घर में तुझे नहीं जाना चाहिए था। खैर छोड़। अच्छा यह बता, क्या सचमुच किसी ने तेरे साथ ज़बरदस्ती की थी? अगर की थी तो तू उसका नाम क्यों नहीं बता देती? सुमन का चेहरा अजीब कातर सा हो गया। वह बोली, उसका नाम बता दूं तो मेरे माथे पर लगा दाग मिट जाएगा। अरे मैं तो थाना पुलिस भी कर देती मालकिन, पर अपनी गांव की सितारा को याद करके चुप हो गई। मुखिया के बेटे ने सितारा का वही हाल किया था जो मेरे साथ हुआ। उसने तो थाना पुलिस में भी रपट लिखवाई थी, पर हुआ क्या? रात भर सितारा को ही थाने में बंद रहना पड़ा और सारी रात मुखिया का बेटा तो आज भी छाती तानकर घूमता फिर रहा है और बेचारी सितारा को कुएं में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी। मालकिन लोग तो मुझ पर ही लांछन लगाते कि सीधे साधे मर्द को मैंने ही फांस लिया। अच्छा मालकिन, बुरा तो लगेगा आपको, एक बात पूछूं? पूछ। अगर आपके पीछे साहब ने मेरे साथ बदसलूकी की होती और मैं आपसे बोल देती तो आप मुझे निकाल बाहर करते या साहब को? मुझे ही ना। हाँ, 2-4 रोज साहब से मुंह फुलाए जरूर रहती, फिर आप दोनों एक हो जाते। और बोलते बोलते फिर सुमन फपक पड़ी थी। सुषमा जी ने गौर से सुमन के चेहरे को देखा था। कुछ देर वैसे ही देखती रही थी, फिर जैसे ध्यान टूटा था उनका, बोल पड़ी थी, अच्छा अब रोना धोना छोड़। देख तो कितना समय हो गया है, सारे काम ज्यों के त्यों पड़े हैं। चल 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 कर पहले नाश्ता कर ले फिर। मालकिन का इतना बोलना था कि एक बार की फुर्ती सी जाग उठी सुमन में। आंसू पोंछती वो तेजी से घर के अंदर की ओर बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।